दुनियादारी सीखनी है तो केमिस्ट्री से सीखिए जनाब। ये कहती है सब्र करिए, सामने वाला रंग जरूर बदलेगा। लाला। चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राकेश। हमने लास्ट जो डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, हमने मैटर के अपन बात करें टाइप्स क्या होते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार हम दोबारा से उनके डिस्कशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था हमने कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सिस्प्लेटिन हो गया। ठीक है, सिस्प्लेटिन जिसको टेक्सोल भी बोला जाता है, इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, सिंपल से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के लायक। अपन बात करें नीट पीएमटी, है ना, इनके अंदर अपन बात करें छोटी छोटी चीजों को बोर्ड नहीं करते, वहीं से क्वेश्चन आते हैं नीट आईआईटी वगैरह में। ठीक है, और अपन बात करें दूसरा है एजेटी, जो एक मेडिसिन है जो अपन बात करें एड्स के ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, ये यूज आती है। अपन बात करें रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर अपन बात करें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो स्टेट होती है इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। इनका इंटर कन्वर्जन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार अपन छोटा सा 1 मिनट लगेगी, हम इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि गैस है, लिक्विड है और अपन बात करें सॉलिड है, इनको आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं उनके बारे में अपने डिस्कस किया था। एक बार अपन फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई लिक्विड है उसको अगर डायरेक्टली आप गैस में कन्वर्ट करो तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। देखो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको याद रखना है कि कोई भी लिक्विड है उसको अगर गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई गैस है उसको अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, आप देखिएगा लिक्विड है, अगर अपन बात करें किसी लिक्विड को अपन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करें? सॉलिड में कन्वर्ट करें, तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है उसको अपन बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन अपन बोलते हैं। और अगर कोई सॉलिड है अगर उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन को आप फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग भी अपन इसको बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे अपन देखेंगे अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर अपन बात करें अपने पास कोई गैस है और उसको आप डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हो तो इसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इनको डेफिनेशन को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो आप इस तरह से सीधा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्टली अपन आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। यहाँ ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे कि अपन बात करें जो मैटर है उनके टाइप्स के बारे में, कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मैटर के बारे में अपन डिस्कस करें। मैटर के बारे में अपने को पता है जो मैटर है कितने टाइप का होता है। मैटर्स के टाइप अपन बात करें 2 टाइप का हो सकता है मैटर्स। अपन बात करें एक तो प्योर सब्सटेंस, एक तो क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ये भी मैटर होता है। और यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं जो मिक्सचर है उसको भी अपन बात करें क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, मिक्सर है, आपने को पता है मिक्सर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो अपन बात करें होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर यहाँ पर प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर भी अपन बात करें 2 टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से? एक तो एलिमेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और एक अपन कंपाउंड के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मिक्सर क्या होता है अपने को पता है, 2 और मोर कंपाउंड से मिलकर जो अपन बात करें जो अपने पास सॉल्यूशन बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सर बोलेंगे। ठीक है ना, 2 और मोर जो कंपाउंड्स होंगे वो आपस के अंदर मिलकर क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पर अपन बात करें होमोजेनस मिक्सचर है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे 2 और मोर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, अपन बात करें वो आपस में मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, प्रत्येक पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल्स के साथ, दूसरे वाले कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा और आपस में पूरी तरीके से उसके साथ क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। यानी कि अपन बात करें, जैसा कि अपन बात करें सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अपन बात करें जिस नीचे का पार्ट, बॉटम का पार्ट जिस तरीके का मिक्सचर, जिस तरीके का अपन बात करें आपस के अंदर कंपोजिशन घुले हुए रहेंगे, वैसा ही कंपोजिशन आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। उस तरीके का अपन बात करें कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर अपन बात करें जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, चाहे अपन बात करें सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर अपन जब कंपोजिशन काम में लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। मतलब एक समान रूप से आपस के अंदर एक दूसरे के साथ घुले हुए रहेंगे, डिजॉल्व रहेंगे। ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर पे भी बहुत सी बार सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे शुगर और अपन बात करें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर अपन बात करें वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर। तो ये क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर है। यहाँ पर अपन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है, ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन का अपन बात करें एग्जांपल्स है। यहाँ पर हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा इससे अलग होता है, ठीक है ना। ये अपन बात करें इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, आपको ऊपर की साइड में कंपोजिशन कुछ अलग मिलेगा, नीचे की साइड में कंपोजिशन कुछ अलग मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं रहेगा। आप बोल सकते हैं जैसे कि आप पानी के अंदर सॉइल डालते हैं, तो सॉइल क्या होगी, अपन बात करें नीचे बॉटम में जाकर सेटल्ड डाउन हो जाएंगी, सेटल्ड हो जाएंगी, और वाटर है वो ऊपर की साइड में फ्लोट करता रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ऑयल और वाटर के एग्जांपल की अपन बात करें, तो यहाँ पर ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है और वाटर है वो नीचे की साइड के अंदर फ्लोट करता रहता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के अंदर ये पूरी तरीके से घुलते नहीं है, डिजॉल्व नहीं होते। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो नाम से आपको देखो, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टू बी होमोजेनस मिक्सचर, और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड टू बी हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर अपन बात करें जो कंपोनेंट्स है, जो अपन बात करें पदार्थ है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, एक समान रूप से घुले हुए नहीं रहते, एक समान रूप से व्यवस्थित नहीं रहते, तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात करें एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उनको अपन बात करें प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो एक ही टाइप के, ठीक है ना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एलिमेंट, जिसके अंदर अपन बात करें एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी 118 एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पर कंपाउंड्स है जो एलिमेंट्स से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन बात करें कंपाउंड कभी मिक्सचर नहीं होता, ध्यान रखना। ये आपस के अंदर अपन बात करें, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे CO2, C6, H12O6, जैसे कि H2O, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो क्या होते हैं आपस के अंदर, ये आपस में मिलाते हैं। याद रखना, एक बात और ध्यान रखना, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैं, अपन बात करें एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, मिक्सर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। तो मिक्सर और कंपाउंड के अंदर डिस्कस आप बता सकते हैं, ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर आप बात कर सकते हो कि कंपाउंड आपस के अंदर मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं, और इसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि कंपाउंड्स है उनको आप केमिकली प्रोसेस के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को आपको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन, वेपराइजेशन जैसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर इनके आप एग्जांपल दे सकते हैं कंपाउंड के, और अपन बात करें मिक्सचर की, आपका अपन बात करें डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने अपन बात करें, इसके अंदर अपन जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी कंपाउंड की बात करें, तो कंपाउंड का देखो यहाँ पर अपन बात करें एलिमेंट्स होते हैं, उनका सबका अपना अपना एक अलग बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर अपन बात करें बिहेवियर, सब सारे एलिमेंट्स का अलग बिहेवियर होता है,
और जो आपस के अंदर वो कंबाइन करते हैं और नया कंपाउंड जब बनाते हैं वो, तो उनका बिहेवियर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे कि अगर आप बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है ना, हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है, कभी आपने सोचा है कि अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर अपन बात करें लाइट के साथ लेके जाएं या फिर अपन बात करें लाइटर से बर्न करें, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। किसके साथ बर्न होता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ठीक है ना। और ये अपने को पता है फायर सपोर्ट होता है। ये क्या होता है, फायर सपोर्ट होता है, यानी कि फायर को सपोर्ट करता है। इसकी प्रेजेंस के अंदर ही अपने को पता है फायर आगे स्प्रेड करती है और करती है। अब ये बात देखिएगा, दोनों का ही अलग अलग नेचर है, ठीक है ना। ये अपन बात करें यहाँ पर, ये जलने पर पॉप साउंड देता है और ये जलाने का काम करता है सामने वाली चीज को। फिर इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराएं तो वाटर बनता है, जो क्या काम करता है, फायर एक्सटिंजर का काम करता है, यानी कि आग बुझाने वाले पदार्थ का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं तो अपने को पता होना चाहिए। जब कंपाउंड बनता है तो उनके अंदर एलिमेंट्स का बिहेवियर वो अलग होता है और एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनता है उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। समझ में आया सभी का? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आगे अपन डिस्कस करेंगे कुछ, अपन बात करें सिग्निफिकेंट फिगर, एक अपना टॉपिक आएगा उनके बारे में, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे आगे सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी सारी चीजें हैं जो चीजें आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर 7 यूनिट सिस्टम है जो आप डिस्कस कर, आपसे उसमें फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, इनके बारे में अपन वापस से डिस्कस करेंगे। 7 यूनिट सिस्टम के अंदर अपने को बात करा टेम्परेचर, मास, वेट, ये सारी चीजें आती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, अपन बात करें सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या होती है, एक तरीके की अपन बात करते हैं, किसी भी अपन बात करें कॉम्प्लेक्स डिजिटेड होती है, उनके अंदर डिजिट का इंपॉर्टेंस बताती है। क्या बताती है, जो इंपॉर्टेंट डिजिट होती है उनके बारे में ये बताती है, या फिर अपन बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिट बताती है, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स है, यानी ध्यान रखना आप। इसका कहने का मतलब क्या है, जितने भी अपन बात करें नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी की सारी, नॉन जीरो जो भी डिजिट होंगी, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन देखेंगे सारी की सारी क्या होती है, नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी, जैसे कि अपन बात करें 4, 5, 6, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा इसका, 3 रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना। 6.029 ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है, अपन बात करें यहाँ पर, सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 6.629 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे इसके, 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला रूल आपको पता होना चाहिए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर अपन बात करें कोई जीरो, अगर नॉन डिजिट अपन बात करें नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, जीरो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी अपन बात करें नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे कि 4001, आगे बात समझ में, यहाँ पर देखो 4 है और लास्ट में 1 है, लेकिन इनके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 60201, ठीक है ना। तो याद रखना आप कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें थर्ड रूल, अगर कोई प्रोसीडिंग अपन बात करें डेसिमल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, कोई अपन बात करें प्रोसीडिंग जीरो है, ठीक है ना, या फिर अपन बात करें प्रोसीडिंग जीरो या फिर आफ्टर डेसिमल जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। जैसे कि 0.00, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रोसीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्रेसीडिंग जो जीरो होंगे, जैसे कि अपन बात करें 0.0026621,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपन देखें डेसिमल के बाद में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। आपको लास्ट साइड से देखना, आपको लेफ्ट हैंड साइड से आप देखेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड से आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 3 होंगे। आगे बात समझ में। अगर कोई अपन बात करें जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, अपन बात करें डेसिमल के जस्ट बाद, अगर कोई डेसिमल के जस्ट बाद अगर कोई अपन बात करें आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना, कोई आफ्टर डेसिमल जस्ट अपन बात करें कोई नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद अगर जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे कि 0.6210, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है ना, इतने ही रूल है, इसके अंदर कोई खास रूल और है नहीं, ठीक है ना, आपने को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है नॉन जीरो डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जीरो अपन बात करें नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अगर कोई प्रोसीडिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, जैसे कि जीरो से अपन बात करें स्टार्ट हो रही है, डेसिमल के बाद में भी जीरो आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी जब तक अपने पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाए। जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाए, अगर अपन बात करें आगे नॉन जीरो कोई अपन बात करें नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और आफ्टर अपन बात करें डेसिमल, तुरंत अगर कोई अपनी बात क्या है कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाती है उसके बाद अगर जीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, जैसे कि यहाँ पे 0.62100 है, तो ये अपन बात करें आगे वाले जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो समझ में आ गया ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, किसी भी डिजिट का अपन बात करें इंपॉर्टेंस बताने का काम करती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अपन डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपन देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करना, यानी कि अपन बोल सकते हैं किसी भी डिजिट को अपने को n इंटू 10 स्मॉल n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, किसी भी डिजिट को अपने को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, n इंटू 10 की फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है। इसका सिंपल सा रूल है, कोई भी डिजिट हो आपके पास XYZ जो भी है, ठीक है ना, उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई डिजिट है 60002 या फिर जो भी आगे मेरे 00 कंटिन्यू लगा दूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये अपना नॉर्मल डिजिट है और इसका अगर मेरे को साइंटिफिक नोटेशन करना है, ठीक है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे करूंगा, देखिएगा अपन बात करें डिजिट अपने पास क्या है, मतलब कैपिटल एन तो क्या होगी, जो नॉर्मल डिजिट होंगी वो आ जाएगी। आगे बात समझ में। और यहाँ पर अपन बात करें एन क्या हो जाएगा, जो भी अपन बात करें डेसिमल के बाद में या फिर डेसिमल से पहले जितने भी अपन बात करें जीरो, या फिर आपने डेसिमल को कितना टाइम खिसकाया है, कितना टाइम अपन बात पे स्प्लिट किया है, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 6, तो क्या है अपने पास कैपिटल एन है, फिर इनटू का साइन है। अब देखिएगा यहाँ पर आप मान लीजिए कि डेसिमल आप कितने टाइम खिसका रहे हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम खिसका रहे हो, तो 10 क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स है आपको देखने की जरूरत है। तो ये 6 इंटू 10 है, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको याद रखना साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, किसी भी द डिजिट विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म n इंटू 10 इज कॉल्ड टू बी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना, मतलब किसी भी डिजिट को आपको n इंटू 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा 6, यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू है इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटू 10 की फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास एक आवोगाद्रोज नंबर होती है, ठीक है ना, आवोगाद्रोज नंबर क्या होती है अपने को पता है, 6022222, इस तरीके से ये डिजिट चलती जाती है, 23 टाइम ये डिजिट आती है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये डिजिट है, ये आवोगाद्रोज नंबर है, ठीक है ना, इनको अपन बात करें आवोगाद्रोज नंबर बोलते हैं, एनएस इसको डिनोट किया जाता है। तो अपन बात करें इस डिजिट को अपन किस तरीके से लिखेंगे, आप देखेंगे आप जो मेन डिजिट है उसको तो आप एन की फॉर्म में रखिएगा,
फिर डेसिमल लगा दीजिएगा। डेसिमल लगाने के बाद आप आगे की एक दो नोट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक दो डिजिट 0.23 आप इसको लिख दो इनटू, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा 10 द पावर, आपने डेसिमल को कितने टाइम खिसकाया, डेसिमल को आपने कितने टाइम खिसकाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेसिमल खिसकाएंगे तो लगभग 23 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है? 23 टाइम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर का साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेसिमल को अगर आप राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं तो पावर है वो पॉजिटिव में आएंगी, और डेसिमल को अगर आप लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तो पावर क्या आएंगी, ठीक है ना, नेगेटिव आएंगी। याद रखना डेसिमल है, ठीक है ना। अगर डेसिमल को आप क्या करेंगे, आप डेसिमल को अगर राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जो पावर है वो क्या आएगी, हमेशा पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर डेसिमल को आप क्या करेंगे, डेसिमल है आपके पास, उसको अगर आप लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पावर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं एक वैल्यू और नोट कर देता हूँ, जैसे कि 0.0000000 कुछ भी 623 जो भी है, ठीक है ना। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है तो मैं इस पावर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट लेके जाऊंगा। देखिएगा डेसिमल यहाँ पर है, अपने पास जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ आ रही है ना, 6 यहाँ पर आ रही है, तो मेरे को क्या है यहाँ पर इसको किस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10 दी पावर n के फॉर्म में लिखना है। क्योंकि देखो इस जीरो तो डिजिट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है ये तो, ठीक है ना, सॉरी जीरो है, अपने को नॉन जीरो डिजिट कहाँ मिल रही है, 6 है, तो अपने को यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा इस डेसिमल को, तभी इसका अपने साइंटिफिक नोटेशन बता सकते हैं। तो यहाँ तक लेके जाऊंगा, तो पहली डिजिट मेरे पास 6 है और इस 6 तक मैं जीरो लेके जाऊंगा। देखो कितनी टाइम खिसका रहा हूँ, उतना ही 10 दी पावर आ जाएगी, ठीक है ना, उतनी ही क्या आ जाएगी, 10 दी पावर आ जाएगी। देखिएगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एंड 8 9 टाइम, तो 10 दी पावर 9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अगर डेसिमल को आप राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हैं तो पावर है वो पॉजिटिव लगानी है, और अगर डेसिमल को आप लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं तो पावर आपको नेगेटिव लगानी है। पावर कितनी लगानी है, नेगेटिव लगानी है। बस इतना ही रूल है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। किसी भी डिजिट को n इंटू 10 दी पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। एनी डिजिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 दी पावर n, then it is called to be scientific notation, and any decimal move from right to left, then it will be power positive, and any decimal move left to right, then power will be in negative। थैंक यू। यहाँ पर आप देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि अपने को कई बार बहुत सी बार अपने टेम्परेचर को यूनिट को आपस में चेंज करना होता है, तो थोड़ा सा अपन फिजिकल क्वांटिटी है एक टेम्परेचर, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपन बात करें किसी भी टेम्परेचर को मेजरमेंट में काम कर, अपन बात करें टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की यूनिट काम में लेते हैं अपन, ठीक है ना। टाइप अपन बात करें 3 टाइप्स अपन क्या करेंगे, यूनिट है वो काम लेंगे। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट यहाँ पर क्या करते हैं, काम में लेते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर काम में लेते हैं, एक अपन बात करें फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, और एक केल्विन काम में लेते हैं। डिग्री सेल्सियस है ये तो क्या है, कॉमन यूनिट है, क्या है, कॉमन यूनिट है। और अपन बात करें फारेनहाइट है, ये भी एक कॉमन यूनिट है। और यहाँ पर ये एसआई यूनिट है ना। जो केल्विन है वो क्या है, एक एसआई यूनिट है। आगे बात समझ में, यहाँ पर आप देखिएगा अपन बात करें डिग्री सेल्सियस है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन केल्विन है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देखिएगा टेम्परेचर, इनका आपस में कुछ रिलेशंस है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको इनके आपस में रिलेशंस का पता है तो आप इजीली किसी भी अपन बात करें टेम्परेचर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, तो अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में दिया हुआ है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको फारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ रिलेशंस है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले अपन देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस रिलेशनशिप बिटवीन अपन देख लेते हैं, इसके अंदर अपन बात करें केल्विन और अपन बात करें डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो देखिएगा डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में अपन बात करें, रिलेशन की बात करें तो क्या होता है। देखिएगा अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर है वो अगर केल्विन में कैलकुलेट करना है,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 273 के अंदर क्या करना है, जो भी आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर है उसको ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर है वो केल्विन में कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द, अपन बात करें केल्विन और डिग्री सेल्सियस। अगर आपको मान लीजिए केल्विन में दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करें डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास केल्विन में दी गई है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर के अंदर अपन बात करें केल्विन में जो टेम्परेचर दे रखे हैं उससे आप क्या करेंगे, 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा। तो ये अपना पास रिलेशनशिप है। ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, ये रिलेशनशिप है, रिलेशन है। ठीक है ना। किसके बीच में है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। ठीक है ना। जैसे कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे रखा है, और आपको बोल दिया जाए कि केल्विन में इसको कन्वर्ट कीजिए, केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है ना। कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अपन बात करें फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अपने को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस जो भी आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है इसको आप ऐड कर देंगे, आपके पास केल्विन के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। कितना आ जाएगा, 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना केल्विन टेम्परेचर होता है, 300 केल्विन टेम्परेचर होता है। इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आपको क्या करना है, आपको करना है 400 डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन टेम्परेचर, उसको आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 400 केल्विन के अंदर। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में आप यही चाहे फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि इसी को हमने क्या है, मॉडिफाई करके डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉर्मूला बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो अपने को पता है क्या आ जाएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन अपने को पास वॉल्यूम अपने पास दी हुई है 400 माइनस 273 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास इसका डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 7, अपन बात करें 2 और 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने पास। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, अपने को कोई खास इसमें है नहीं, सॉरी 273 में 127। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो अपने को डिग्री सेल्सियस से अपन बात करें केल्विन में, और केल्विन से अपने को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास टेम्परेचर को आप इंटर कन्वर्ट, टेम्परेचर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना। इसके अपन बात करें 3 यूनिट इसमें काम में ली जाती है, एक तो कॉमन यूनिट, एक ऐसा यूनिट, और दूसरी फारेनहाइट है, ये भी अपन बात करें कॉमन यूनिट के अंदर ही काउंट होती है। ठीक है ना। इनके बीच में अपन रिलेशन कैलकुलेट करके आए, समझ में आया सभी को। ठीक है। एक और अपन देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अपन रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट और अपन बात करें सेल्सियस के अंदर, और एक बार रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है ना। फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का एक बार रिलेशन और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये फारेनहाइट और अपन बात करें डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में अपन रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर होगा वो डिग्री फारेनहाइट में होगा, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें 32 क्या करेंगे, 9 अपन बात करें 9/2 से अपन क्या करेंगे, सॉरी 9/5 में अपन क्या करेंगे, 32 को अपन ऐड कर देंगे। तो अपन बात करें अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, फारेनहाइट में आ जाएगा। जैसे कि आपको वही सेम 27 डिग्री सेल्सियस को अगर फारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशन कैलकुलेट, जैसे कि आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो 12th क्लास के अंदर कई टेम्परेचर अपने को केल्विन में दिया हुआ आएगा, उसको अपने को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके काम में लेने पड़ेगी यूनिट्स को। कोई अपने को केल्विन में दिया है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके, और सेल्सियस में दी हुई है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके अपने को काम में लेनी पड़ेगी। फारेनहाइट का ज्यादा इतना अपने पास 11th 12th में नहीं आएगा, सिर्फ रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। फिर भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर अपने को 27 डिग्री सेल्सियस है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो 9/5 इंटू 27 प्लस 32। आगे बात समझ में, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास डिग्री फारेनहाइट में होगा। समझ में आई सभी को, है ना।
चलो अपन बात करें, इतना ही है अपने पास। इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर ज्यादा कुछ खास बातें याद रखनी नहीं है। देखो बाकी चीजें अपन बात करें इसमें, मोटी मोटी चीजें अपने सारी लगभग देख ली। अपन एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये मान के चलिएगा अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो एनसीईआरटी आपको लगभग कवर करवाई जाएगी, पूरी की पूरा अपन बात करें एनसीईआरटी एक्सप्लेन करवाई जाएगी, चाहे वो अपन बात करें कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे अपन बात करें नॉर्मल 11th-12th क्लास के लिए हो, सारा आपका कवर होगा। ठीक है। एक अपने पास चीज आती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। देखिएगा प्रिसीजन अपन बात करें किसी भी वैल्यू के जो क्लोजनेस्ट जो वैल्यू होती है उसको अपन प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। मैं ज्यादा कुछ अपन बात करें टफ बातें नहीं करता, मैं जो नॉर्मल चीजें होती है, देखो केमिस्ट्री अपन बात करती है एक्यूरेट बात बोलती है। केमिस्ट्री कहती है कि मेरे को कोई चीज घुमा फिरा के नहीं चाहिए। अगर आपको घुमा फिरा के लेने है फिर लिखना है तो आप फिर केमिस्ट्री अपन साइंस सब्जेक्ट में है ही क्यों। ठीक है ना। फिर अपन बात करें वो तो फिर अपन जियोग्राफी हिस्ट्री उन सब चीजों में होती है, या किसी चीज को बहुत सारी लेंदी बना के अपने को उसको लिखना होता है। केमिस्ट्री कहती है कि आप जो बात है एग्जैक्ट है उसी की बात कीजिए। ठीक है ना। जैसे कि आपको टेम्परेचर क्या है, तो अगर आपको पूछे तो सिर्फ आप इतना बताइए टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी अपन बात करें किसी भी टेम्परेचर को मेजरमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है ना। आपने को इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल से फिर बताने की जरूरत नहीं, इसके अंदर अपन बात करें 3 यूनिट काम में लेते हैं, इतना आप बता सकते हो। ठीक है ना। ज्यादा कुछ आप बोलेंगे जैसे टेम्परेचर की आपको बोल दिया जाए व्हाट इज द टेम्परेचर, आप उसके बारे में 1 पेज भर रहे हो 2 पेज भर रहे हो, कोई लेना देना नहीं। आप कभी आपने बोर्ड की क्लास की कॉपी देखी हो, है ना, रीचेक नेट के ऊपर आपको मिल जाएंगी साइट के ऊपर, तो आप देखेंगे उन्हीं बच्चों के पूरे नंबर आते हैं, उन्हीं बच्चों का टाइम अपन बात करें 3 घंटे के अंदर पेपर हो जाता है, 3 आवर्स के अंदर पेपर हो जाता है। जो लिमिटेड बातें लिखते हैं, जो जितनी बातें पूछी गई है आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उतनी ही बातों का जवाब देता है। ठीक है ना। उन्हीं बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, वही बच्चे हैं वो मार्क्स स्कोर करते हैं। ज्यादा अपने को घुमा फिरा के उसके अंदर बातें लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज पूछी गई सिर्फ आप उसका आंसर दीजिए, आपके एक्यूरेट नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। देखो प्रिसीजन और अपन बात करें प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करें, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है? कुछ नहीं, देखो एक्यूरेसी से नाम अपने को पता चल रहा है, जो ट्रू वैल्यू होती है किसी चीज की क्या होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है वो तो क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। जो ट्रू वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है किसी चीज की, वो तो एक्यूरेसी होती है। और प्रिसीजन क्या होती है? किसी वैल्यू के क्लोजनेस जो वैल्यू आएगी। ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें अपने को पता नहीं है कोई अपने पास जो अपन बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, और जो एक्चुअल के अंदर अपने पास थियोरेटिकल जो वैल्यू दी गई है एक्सपेरिमेंट करने पर उसके आसपास की जो कुछ वैल्यू आ रही है उसको अपन बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है ना। क्लोजनेस वैल्यू, क्लोजनेस वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है ना। मतलब अपन बात करें जो भी अपने पास थियोरेटिकल जो वैल्यू दे रखी है उसके आसपास नियर बाय जो वैल्यू आ रही है उसको प्रिसीजन बोलेंगे। इसमें ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा प्रिसीजन क्या है? जो एक्चुअल वैल्यू होंगी वो वैल्यू नहीं होंगी, सिर्फ उसके आसपास की जो वैल्यू निकल के आती है। अपन बात करें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं लैब के अंदर, जैसे कि अपन बात करें टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, है ना। टाइट्रेशन जैसे कि अपने को पता है, यहाँ पर अपन जैसे कि टाइट्रेशन करेंगे तो अपने पास जैसे 3-4 वैल्यू आती है। एक अपन बात करें 17.5 आती है, 17.6 आती है, 17.6 आती है। ठीक है ना। ये तो क्या है? यहाँ पर प्रिसीजन है। ये क्या है? प्रिसीजन है। जो अपन बात करें नियर बाय वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात करें ये तो ना ही तो प्रिसीजन है, ये ना ही एक्यूरेट है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन अपन बात करें ये दोनों वैल्यू क्या है? नियर बाय है। क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 17.7 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 17.7 आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अपन बात करें प्रिसीजन क्या हो जाएगा? प्रिसीजन क्या हो जाएगा? 17.6 क्या हो जाएगा? उसका प्रिसीजन हो जाएगा। और एक्यूरेसी क्या आ जाएगी? 17.7 आ जाएगी। या फिर अपन बात कर सकते हैं ये क्या है? अपन बात करें प्रिसीजन है। समझ में आया? सिर्फ इतनी है, जो क्लोजनेस जो वैल्यू होती है उसको प्रिसीजन बोलते हैं, और एक्यूरेसी क्या बोलेंगे? जिसको ट्रू वैल्यू जो भी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है। ज्यादा कुछ इसके अंदर अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी चीज की जो ट्रू वैल्यू होंगी वो तो क्या होंगी? एक्यूरेसी होंगी। और जो अपन बात करें जो क्लोजनेस जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिसीजन बोलेंगे। समझ में आया सभी को? यहाँ पर अपन सिर्फ इतनी ही चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करें आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब अपन बात करें रिएक्शन
किस तरीके से आपस के अंदर कोई भी केमिकल आपस में किस तरीके से कंबाइन करते हैं, कोई एलिमेंट किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपन बात करें कॉम्बिनेशन के लॉ दिए थे, ठीक है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपन बात करें कॉम्बिनेशन के लॉ दिए थे। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं लॉ ऑफ, अपन बात पहला जो लॉ है क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, कंजर्वेशन ऑफ मास का है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। दूसरा अपन बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तीसरा अपन बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तीसरा अपन बात करें लॉ ऑफ गैलुशियस है, ठीक है, लॉ ऑफ गैलुशियस है। चौथा अपन बात करें आवोगाद्रोज है, या लॉ ऑफ आवोगाद्रो बोल सकते हैं इसको, आवोगाद्रोज लॉ भी बोल सकते हैं, आवोगाद्रोज लॉ, ठीक है ना। ये चार लॉ है, यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए। देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो अपन बात करें किसके द्वारा, एंटोनी लेवोशियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये अपने को पता होना चाहिए, गिवन बाय एंटोनी लेवोशियर है, ठीक है ना। ये क्या है अपने को पता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये अपने पास ये किसके द्वारा गिवन है, गिवन बाय, है ना, जोसेफ है, या फिर अपन बात कर सकते हैं प्राउस्ट जोसेफ, ठीक है ना, प्राउस्ट जोसेफ है। मल्टीपल प्रोपोर्शन है, डॉल्टन के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, डॉल्टन के द्वारा दिया गया है, डॉल्टन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये अपने को पता ही, नाम से ही पता चल रहा है, गैलुशियस के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ये गैलुशियस के द्वारा दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया है, आवोगाद्रोज के द्वारा दिया गया है, आवोगाद्रोज के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। कुछ ज्यादा जोड़ नहीं है इसके अंदर, ये 5 लॉ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर अपन बात करें एंटोनी लेवोशियर क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा एंटोनी लेवोशियर यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है ये, ठीक है ना। इसको अपन बात करें केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री की अपन बात करें फाउंडर, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना, ये क्या है, केमिस्ट्री के फाउंडर है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिएगा कंजर्वेशन यानी कंजर्व रहता है, जो मास है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा यहाँ पर, और किसका रहेगा, यहाँ पर जो भी कंपाउंड है, जो भी अपन बात करें एलिमेंट्स है उसका मास, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, एट द मास ऑफ एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी एटम का मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। या फिर आप बात कर सकते हो, ठीक है ना, इसके अंदर अपन बात करें मास है ऑलवेज विल बी कंजर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि सीधी सी बात है, रिएक्शन है वो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। अगर आपको रिएक्टेंट आपने कितने लिए हैं, अगर आपने H2 एक मॉलिक्यूल्स लिया है, O2 का आपने एक मॉलिक्यूल्स लिया है, तो यहाँ पर आपको वाटर भी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। आगे बात समझ में, H2 हो है। अब देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको H2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर एक साइड में ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में 1 है, मतलब ये क्या नहीं कर रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर अपन बात करें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल बी फॉर्म 2 molecules of water, then it will be follow the law of conservation of a mass। तो ये क्या फॉलो करेगा, अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए क्या करना है, आपको रिएक्शन को बैलेंस रखना है, यानी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय होना चाहिए, मतलब किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग अपने को क्या नहीं करनी है, किसी भी एटम को ना तो क्रिएट करना है ना ही डिस्ट्रॉय करना। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या है 2 लिए, अपने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है, और इस साइड में कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, क्रिएट हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, क्रिएट हो गए, जो पॉसिबल ही नहीं है ना। कहाँ से लाए आप ये 2 हाइड्रोजन एटम,
आगे बात समझ में? तो यह पॉसिबल नहीं है। ये बात किसने बताई थी? एंटोनी लेवोशियर ने बताई थी कि मतलब जितने आपके पास रिएक्टेंट होंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, उससे कम आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो आपको अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और उसको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2H2O मिलेगा। आगे बात समझ में? ये बात किसने कही थी? अपन बात करें एंटोनी लेवोसियर ने कही थी। समझ में आया सभी को? ठीक है ना? तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम अपन बात करें, लगभग सारे रूल आपस के अंदर एक दूसरे से, बस इनका थ्योरी कुछ अलग है, डिफरेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है ना? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या होंगे? एक फिक्स रेशियो के अंदर, एक डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या करेंगे? जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है, डेफिनेट मतलब फिक्स। ठीक है ना? तो नाम से ही पता चल जाएगा, फिक्स रेशियो क्या होगा? फिक्स रेशियो। देखो चीजें आपने बात करी, जो चीजें अपने को पूछी गई है सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग पता है तो अपन डेफिनेटली क्या कर सकते हैं? उनके बारे में चीजें बता सकते हैं। ठीक है ना? डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर फिक्स रेशियो। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो सिर्फ इतनी बात ही आपको याद रखनी कि जैसे कि मान लीजिए आपको चाहे, जैसे वाटर है, इसका कहने का मतलब क्या है? वाटर है, आपको चाहिए इसको कहीं से भी आप ऑब्टेन कर ले। इस वाटर को आप कहाँ से भी अपन बात करें, चाहे आप डर्टी वाटर से ले आए, चाहे अपन बात करें ट्यूबवेल का वाटर ले ले आप, चीजें अपन बात करें वेल यानी कि कुएं का पानी ले आए, चाहे आप रिवर से पानी ले आए, चाहे आप सी या फिर अपन बात करें ओशियन, कहीं से भी आप ये वाटर को ले आए। ठीक है ना? इस वाटर को आप कहीं पे भी लिए, लेकिन इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा। यानी कि हाइड्रोजन के आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, 2 एटम्स मिलेंगे, और ऑक्सीजन को आपको कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा। चाहे ये वाटर आपको कहीं से भी लाया गया हो, चाहे ये वाटर आपने कहीं से भी ऑब्टेन किया हो, चाहे किसे आपने ये वाटर, अपन बात करें ये वाटर चाहे रेन वाटर हो, चाहे ये वाटर अपन बात करें रिवर वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे ये अपन बात करें दुनिया के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी अपन बात करें कॉर्नर से ये वाटर लाया गया हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है ना? जोसेफ अपन बात करें प्राउस जोसेफ प्रूव दैट द एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो वॉट एवर द मॉलिक्यूल्स विल बी फाउंड एनीवेयर। ठीक है ना? अपन बात करें चाहे ये मॉलिक्यूल्स अपने को कहीं पे भी मिले, ठीक है ना, उसके अंदर अपन बात करें जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? एलिमेंट का फिक्स रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि आप मान लीजिए शुगर है, शुगर का अपन बात करें रेशियो क्या रहेगा? जैसे कि अपन बात करें शुगर का रेशियो क्या रहेगा? C12H22O11 ये रहेगा सुक्रोज का। ठीक है ना? अब चाहे अपन बात करें इसको, शुगर को आप कहीं से भी ऑब्टेन करें, इसका जो फिक्स रेशियो है यही रहेगा। ठीक है ना? अपन बात करें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप इसको कहीं से भी बनाओ, इसके अंदर जो रेशियो है वो क्या रहेगा? 1:2 रहेगा, यानी कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन रहेंगे, है ना? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे, चाहे आप इसको कहीं से भी ले आए। आ गई बात समझ में? इसको बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो आपस के अंदर एक फिक्स रेशियो के अंदर जुड़कर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आया सभी का? अंडरस्टैंड? चाहे अपन देखिएगा, आप मैं एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूँ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। जैसे कि मान लीजिए आपने रिएक्शन करवाई, आपने मान लीजिए जैसे कि आपने NaCl सॉरी आपने क्या करवाया, जैसे कि मान लीजिए NaOH प्लस HCl से आप रिएक्शन करवाई, आपने क्या बना? NaCl प्लस H2O बना। यहाँ से भी ये वाटर बन रहा है, इसमें भी जो रेशियो है वाटर का क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। आपने इसको कहीं और से आपने ऑप्टेन किया, जैसे कि मान लीजिए प्रिसिपिटेशन से इसको मिलाया, मैंने बारिश से आपने वाटर को ऑप्टेन किया, तो उसमें भी आपको जो रेशियो है वो यही मिलेगा। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप इसको बनाइएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने CH4 को बर्न किया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तब भी आपको क्या मिलेगा? जैसे कि CO2 प्लस H2O मिलेगा, है ना? ये H2O होगा, वो भी इसके अंदर भी कंपोजिशन क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। आगे बात समझ में? यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? जो अपन बात करें प्राउस जोसेफ है, ये क्या कहता है कि एलिमेंट्स है वो एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें, इतने कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना? डेफिनेशन वगैरह है,
वो आप मेरे को बता देना, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपन बात करें जो मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक है वो मल्टीपल फॉर्म में अपन बात करते जुड़ता रहता है, ठीक है ना। एक तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एक एलिमेंट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन उसके साथ में दूसरे वाला क्या रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में जुड़ता रहेगा। जैसे कि अपन बात करें अपने पास क्या होती है, सल्फर, अपन बात करें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, इसके अंदर अपन बात करें रेशियो, इसका जो मास रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो एक तो SO2 है, ठीक है ना, एक SO3 है, एक SO4 है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, है ना, सल्फर तो अपने पास क्या है, सेम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म में जुड़ रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अपन बात करें मल्टीपल फॉर्म अपने को मिल रहा है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर आप 32 है सल्फर का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर 16 × 2 32 हो जाता है, यानी कि जो रेशियो है वो 1:1 है। यहाँ पर आप देखिएगा 32 है रेशियो, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो गया 48 आ गया, है ना, कितना आ गया, ऑक्सीजन का 48 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा 32 आ गया, इसका 64 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपस के अंदर अपन बात करें जुड़ता रहेगा, यहाँ पर अपन बात करें 2:3 आ जाएगा, यहाँ पर 1:2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, आपस के अंदर अपन एक दूसरे से मल्टीपल रेशियो के अंदर क्या रहेगा, जुड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपस के अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल रेशियो में जुड़ते रहेंगे। इसी तरीके से आप देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ट्राइऑक्साइड है, यानी कार्बन अपन बात करें, ठीक है ना, इस पे अपन चार्ज भी लगा सकते हैं, -2 आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब एक एलिमेंट है वो तो फिक्स रहता है, एक एलिमेंट है उसका मास तो फिक्स रहता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का क्या होता है, जो मास है वो क्या हो जाता है, मल्टीपल टाइम क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो मल्टीपल रेशियो के अंदर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट अपना पास लो है गैल-लुशैक्स का लो, ठीक है ना। गैल-लुशैक्स के लो के अंदर क्या है, ज्यादा कुछ अपन बात करें, ये भी साइंटिस्ट गैल-लुशैक के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है ना। कौन से साइंटिस्ट के, लो ऑफ गैल-लुशैक, ठीक है ना। ये अपन बात करें गैल-लुशैक के द्वारा ही दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है, आप ये मान के चलना सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर ये गैसेज वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेज वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये गैसेज वॉल्यूम के लिए अप्लाई होता है यहाँ पर, यानी कि गैसेज मॉलिक्यूल्स है वो आपस के अंदर एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होकर एक फिक्स वॉल्यूम में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अपन बात करें एक नया वॉल्यूम, अपन बात करें एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नया अपन बात करें वॉल्यूम वाला कंपाउंड ये तैयार करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे गैल-लुशैक्स लो या फिर लो ऑफ गैल-लुशैक, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें H2 है, वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, HCl बनाएंगी, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में। तो अपन बात करें इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि अपन बात करें HCl बनाने के लिए इसका एक वॉल्यूम क्या रहेगा, इसके एक वॉल्यूम से कंबाइन करेगा, यानी कि H2 का 1 वॉल्यूम है वो कंबाइन करेगा Cl2 के 1 वॉल्यूम से। सिर्फ इतना ही है गैल-लुशैक्स का लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लो था 4 नंबर जो लो था वो था आवोगाद्रोज लो। आवोगाद्रोज लो ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो अपन बात करें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज होते हैं, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करेंगी। मतलब सीधी सी बात है, जिन गैसेज का वॉल्यूम इक्वल होगा उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। समान वॉल्यूम गैसेज वाले क्या करेंगी, उनके समान नंबर ऑफ मोल्स में कंबाइन करेंगी, ठीक है ना। इसके लिए अकॉर्डिंग अपन बात करें गैस आइडियल गैस इक्वेशन है, उससे मैंने बात प्रूव की थी। जैसे उसने कहा था कि PV इज इक्वल टू nRT। आपने को पता है P क्या होता है, यहाँ पर P है प्रेशर, P क्या है, प्रेशर,
जिसकी अपन बात करें यूनिट 1 बार ले लें, वॉल्यूम है वो 1 बार ले लें, वी है वो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे, एन है यहाँ पर 1 मोल्स ले लें, अपन बात करें आर इज इक्वल टू 8.314 जूल सेकेंड पर मोल्स ले लें, टेम्परेचर है वो 300 केल्विन ले लें। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगी वो अपन बात करें किसी भी गैसेज के लिए, गैसेज के जो वॉल्यूम्स होंगी वो क्या होंगी 22.4 लीटर के मल्टीपल में होंगी। ठीक है ना, ये बात कौन कहता है, आवोगाद्रो कहता है। थैंक यू। अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आगे के बारे में, आगे के जितने भी टॉपिक है, एटोमिसिटी है या फिर अपन बात करें मॉल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो एवरेज एटॉमिक मास है, अपन परसेंटेज कंपोजिशन है, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।